नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करके उत्साहित करें। इतिहास के सोर्स इतिहासकार सर जनरल सरकार एवं इतिहासकार जी.एस. सरदेसाई। छत्रपति साहू ने राज्याभिषेक के पश्चात मराठा साम्राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए रानी ताराबाई के समक्ष अत्यंत उदार शर्तें रखी। बारणा नदी के उत्तर में स्थित सभी दुर्ग उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय छत्रपति साहू को दे दे। इस नदी के दक्षिण में स्थित सभी दुर्गों को छत्रपति साहू शिवाजी द्वितीय को दे देंगे। कोंकण के समुद्री तटीय प्रदेश में सल्ती से पंचमहल अकोला तक का प्रदेश शिवाजी द्वितीय का होगा। ये शर्तें अत्यंत उदार थीं, लेकिन रानी ताराबाई ने अहंकारवश इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। छत्रपति साहू को विवश होकर पनालगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ा। ताराबाई को पनालगढ़ से रंगड़ा दुर्ग भागना पड़ा। पनालगढ़ दुर्ग पर छत्रपति साहू का अधिकार हो गया। मार्च 1708 ईस्वी में छत्रपति साहू रंगड़ा दुर्ग पहुंचा। अब ताराबाई रंगड़ा दुर्ग से अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ मलबन दुर्ग पहुंच गई। साहू को निराश होकर पनालगढ़ दुर्ग वापस आना पड़ा। मराठों के इस गृह युद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ कि दोनों पक्ष मुगल बादशाह का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। मुगल शहजादा मुअज्जम ने जावजाऊ के युद्ध में शहजादा आजम को परास्त कर दिया एवं वह युद्ध में मारा गया और शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर बैठ गया। अब मुगल बादशाह बहादुर शाह ने शहजादा काम बख्श को समाप्त करने के लिए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह के आग्रह पर छत्रपति साहू ने एक मराठा सेना नेमाजी सिंधिया के नेतृत्व में शहजादा काम बख्श के विरुद्ध हैदराबाद भेजी। 3 जनवरी 1709 ईस्वी को युद्ध में शहजादा काम बख्श मारा गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह इस समय अहमदनगर में था और छत्रपति साहू सतारा में थे। साहू ने अपने प्रतिनिधि गदाधर प्रहलाद को मुगल बादशाह के पास भेजा। साहू ने मुगल बादशाह से चौथ तथा सरदेशमुखी की सनदें देने के लिए बादशाह से अनुरोध किया। इसी समय ताराबाई के प्रतिनिधियों ने भी बादशाह के समक्ष उपस्थित होकर शिवाजी द्वितीय के पक्ष में सनदों की मांग प्रस्तुत कर दी। मुगल बादशाह इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर सका और टालने की दृष्टि से उसने कहा कि दोनों पक्ष पहले उत्तराधिकार के प्रश्न को हल कर लें। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का जन्म कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में चित्पावन ब्राह्मणों के भट्ट परिवार में सन 1660 ईस्वी के लगभग हुआ था। उसके पिता और पूर्वज जंजीरा के सिद्धियों के अधीन अपने गांव के देशमुख प्रधान थे। उसके पिता ने सिद्धियों के अत्याचारों के कारण शिवाजी के यहाँ नौकरी कर ली थी। सन 1692 ईस्वी में वह दंदराजपुरी गांव का देशमुख बना और उस पद पर रहकर उसने लगान व्यवस्था और सेना के संगठन को समझा। बाद में वह मराठा सेनापति धनाजी यादव की सेवा में चला गया और 1699 ईस्वी से 1702 के बीच में वह पूना और दौलताबाद का सर सूबेदार रहा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसने धनाजी यादव की ओर से गुजरात पर आक्रमण किया और अहमदाबाद से 2,10,000 हूण वसूल किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसमें सैनिक और सेनापति की योग्यताएं भी थीं। जिस समय शाहू महाराज ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया उस समय बालाजी दौलताबाद का सर सूबेदार था। उसने धनाजी यादव को शाहू महाराज का साथ देने की सलाह दी और अपने स्वामी के साथ साथ वह भी छत्रपति साहू महाराज की सेवा में चला गया। मराठा सेनापति धनाजी यादव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र चंद्रसेन यादव छत्रपति साहू का सेनापति बना, पर साहू उस पर पूर्ण भरोसा नहीं करता था। इस कारण छत्रपति साहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1708 ईस्वी में सेना कोर्ट का पद दे दिया, जिससे वह सेना के संगठन की देखभाल करने के साथ साथ सेनापति चंद्रसेन पर भी दृष्टि रख सके। जिस समय से बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति साहू की सेवा स्वीकार की, तभी से वह हृदय, बुद्धि
और कर्म से छत्रपति साहू का सच्चा सेवक बन गया। सेनापति चंद्रसेन यादव 1711 ईस्वी में साहू के विरुद्ध ताराबाई से जा मिला और उसी वर्ष उसके कहने से सर लश्कर हैबत राय निम्बालकर भी साहू का साथ छोड़ गया। उसी समय साहू को अपने मंत्री परशुराम पंत पर भी संदेह हुआ और उसने उसे कैद कर लिया। इस प्रकार जबकि छत्रपति साहू के सभी उच्च अधिकारी ताराबाई से मिले प्रतीत होते थे, केवल बालाजी विश्वनाथ ही छत्रपति साहू का पूर्ण विश्वास पात्र था। उस कठिनाई में पेशवा बालाजी ने अपने कौशल एवं चातुर्य से साहू की स्थिति को दृढ़ किया। इसी समय राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई के मुख्य सलाहकार और अमात्य रामचंद्र पंत से मिलकर ताराबाई को हटाने का प्रयत्न किया। बालाजी विश्वनाथ ने इसमें उसकी सहायता की। इस षड्यंत्र से कोल्हापुर में ताराबाई की शक्ति समाप्त हो गई। ताराबाई को एवं उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को जेल में डाल दिया गया और रानी राजसबाई ने अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के पक्ष में कोल्हापुर की राजगद्दी प्राप्त कर ली। इस प्रकार छत्रपति साहू की मुख्य शत्रु ताराबाई का पतन हो गया और उसका सेनापति चंद्रसेन यादव हैदराबाद के निजाम के यहाँ भाग गया। छत्रपति साहू ने सन 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया। इस पद पर रह के बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति साहू की महत्वपूर्ण सेवा की। सबसे पहली समस्या मराठा सेनापति कनौजी आंग्रे की थी और पश्चिमी धार का संरक्षण उसके हाथ में था। वह पूर्णतः स्वतंत्र था। बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति से काम लिया और मराठा नौसेना के सेनापति कनौजी आंग्रे से सन 1714 ईस्वी में उसने एक संधि कर ली, जिसके तहत कान्होजी ने छत्रपति साहू को राजा स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त कृष्णराव खटवावकर, दामाजी थोराट तथा उदाजी चौहान जैसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र मराठा सरदारों को परास्त करना और छत्रपति साहू की स्थिति को दृढ़ करने का श्रेय पेशवा बालाजी विश्वनाथ को ही है। शक्ति के साथ उसने कूटनीति का भी प्रयोग करके सफलता प्राप्त की। ताराबाई के पतन के बाद भी सतारा के छत्रपति साहू एवं कोल्हापुर का शासक संभाजी द्वितीय के संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण रहे। संभाजी द्वितीय का उद्देश्य छत्रपति साहू का विरोध करके समस्त मराठा राज्य का उत्तराधिकारी छत्रपति बनने का था। कोल्हापुर की राजगद्दी पर बैठने के बाद उसकी आयु 16.5 वर्ष की थी। सन 1717 ईस्वी में संभाजी द्वितीय ने कराड़ पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, किंतु छत्रपति शाही ने इस पर कब्जा कर लिया। साहू ने सिद्रोजी थोराट से येलवी भी छीन लिया। सिद्रोजी को भागकर पनालगढ़ में शरण लेनी पड़ी। 1719 ईस्वी में संभाजी द्वितीय को कुछ सफलताएं प्राप्त हुईं, किंतु पेशवा बालाजी विश्वनाथ के आ जाने से छत्रपति साहू का अधिकार इन क्षेत्रों में फिर स्थापित हो गया। 1720 ईस्वी में उरम्बे नामक स्थान पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ और संभाजी द्वितीय की सेनाओं में फिर युद्ध हुआ, जिसमें संभाजी द्वितीय पराजित हो गया। शेष ऐतिहासिक घटनाएं अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे इस वीडियो